नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एमपी सेट, साथ में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। एमपी सेट के हमारे कुछ ट्यूशन बचे हुए थे जो अभी 15 दिसंबर को हुआ था। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी पर अभी एक ऑफर चल रहा है। 31 दिसंबर तक ये ऑफर रहेगा, जिसमें हम सभी कोर्सेज पर 30% ऑफ कर रहे हैं। तो जो भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, जो भी समाजशास्त्रीय एग्जाम है, लगभग 15 कोर्सेज यहाँ पे बने हुए हैं, नेट का है। तो उन सब पे 30% ऑफ यहाँ पर रहेगा। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर पिछली बार किसी ने लिया था तो उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है तो वो राशि है वो माइनस हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरीज हो तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं 93 526 23 133 पर। और काफी 2 साल से हम करा रहे हैं और लगभग अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें भी अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा। तो आज हम एमपी सेट कुछ पर्सन बचे हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे, साथ में बात करेंगे कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अभी सेट हुआ है तो सेट के बाद में अभी विज्ञापन निकलेगा, और एमपीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मई महीने में हम इसका अभी वैकेंसी निकाली नहीं है, लेकिन मई में हम एग्जाम करवा देंगे। कितनी सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि वैकेंसी आने वाली है। पिछली बार 80 पद थे, तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि अच्छे खासे पद है वो समाजशास्त्र में आएंगे, लेकिन हमें तैयारी है वो पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। और जो रह जाते हैं, सेट किया है किसी ने पिछली बार बाय द वे नहीं हुआ है, तो फिर तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हमारी एक आदत होती है कि हम तैयारी छोड़ देते हैं और जब एग्जाम होता है 2-3 महीने उठाते हैं, तब हमारे सिलेक्शन के चांस है वो कम हो जाते हैं। तो निरंतर, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, जब तक उनको ईश्वर प्राप्त नहीं हो जाता था। अगर आपके पास इतना समय है तो आप जितना पॉसिबल हो कंटिन्यू रखिए, ना कि बीच बीच में गैप देकर। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, सोशियोलॉजी विद डॉक्टर मैनपाल सहारण के नाम से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन है वो डालते रहते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम सिलेबस की बात करें तो कुल सिलेबस है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। कुल 150 पर्सन आते हैं और एक पर्सन है वो 4 नंबर का होता है। तो हमें इस सिलेबस के लिए किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, इस पर हम चर्चा है वो क्लास के अंत में कर लेंगे। अभी हम एमपी सेट वाला पेपर है वो देख लेते हैं। सिलेबस ये है कि सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंज है। तो ये 2 यूनिट है वो तो बेसिक कंसेप्ट की ही आ जाती है। सोशियोलॉजिकल थियरी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, फंक्शनलिज्म है, रूरल सोशियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटी है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन एंड सोसाइटी है, और सोशल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश है। तो कुल ये 10 यूनिट में सिलेबस है वो अपना डिवाइड है। तो इसके लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए तो हम अभी चर्चा करेंगे। एक बार कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ फटाफट। कि किसने परिभाषित किया कि व्यक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है, जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। तो ये परिभाषा है वो किन की है, तो ये परिभाषा बिजेंस एवं बिजेंस की है। 126 नंबर है कि भूमि जोत आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण है, वो किन के द्वारा किया गया है। तो लगभग सभी ने कृषकों का वर्णन किया, लेकिन भूमि जोत आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो डेनियल बेर ने किया। किसने किया? डेनियल थॉर्नर ने किया है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 है कि नर जातीयता की भावना, एथनिसिटी की जो भावना है
तो कौन सा कथन है वो सही तरीके से दर्शाता है, यानी अपने जातीय समूह के प्रति लगाव की भावना, श्रेष्ठता की भावना नर जातीयता कहलाती है। तो अपने समूह के प्रति ये हो गया। संस्कृति सापेक्षवाद बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा नहीं देता, ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। विभिन्न संस्कृतियों का मतलब नहीं है, ये जातीय समानता की बात नहीं करता, ये तो अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात है वो करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है? अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेवारी, सत्तावादी शासन। तो सत्तावादी शासन तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण निजीकरण तो हो ही नहीं सकता। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेवारी, लोगों के कल्याण के लिए। तो भारत भी एक कल्याणकारी राज्य है और भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, वो भारतीय संविधान को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। 129 नंबर है कि इसके अनुसार सत्ता उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है। तो किसने कहा कि सत्ता हमेशा उन लोगों के हाथ में होती है जिनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं। तो ये मार्क्स का है, कॉमन सी बात है, लगभग 99% यही होगा। और जितने मैंने ये करवाए हैं, 1-2 क्वेश्चन के हो सकता है फाइनल आंसर की में आंसर चेंज हो जाए, 1-2 का कह नहीं सकता, बाकी जो करवाए हैं वही आने वाले हैं। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नलाइजेशन। मॉडर्नलाइजेशन में नगरीकरण बढ़ता है, तो नगरीकरण का पतन, ये ऑप्शन नहीं है। धार्मिक कट्टरवाद में नहीं होता है, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि सभी परंपराओं का त्याग और आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो आधुनिकीकरण क्या है, मॉडर्नलाइजेशन क्या है? मॉडर्नलाइजेशन का विलोम शब्द हम के एक है परंपरा और एक होती है आधुनिकता। परंपराओं को त्याग कर जब आधुनिकता को स्वीकार किया जाता है तो उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। तो उस अर्थ में ये परंपराओं का त्याग सही आंसर हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी परंपराओं का त्याग करना, तो ये बात थोड़ी सी डाउट करती है कि क्या इसका ये सही होगा। इसी प्रकार से डी है, तो आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, तो ये भी एक प्रकार का आधुनिकीकरण ही है, लेकिन थोड़ा सा ये आर्थिक कंसेप्ट आ जाता है। तो ए और डी में से कोई इसका एक आंसर होगा। इसमें अब कौन सा सही मानते हैं ये देखने वाली बात है। 131 है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये पुस्तक वो जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई है। जीएस घुरिये ने इसके कुल 3 अलग अलग नामों से सेम पुस्तक, जिसमें उन्होंने जाति उत्पत्ति का परजातीय सिद्धांत दिया था। इस पुस्तक में इन्होंने जाति उत्पत्ति का परजातीय सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, तो ये एक ही पुस्तक के अलग अलग संशोधित रूप ये निकालते रहे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। 1932 से लेकर 1962 तक के ये अलग अलग संस्करण है वो निकले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नलिखित में से कौन से कदम है वो भूमि सुधारों के लिए उठाए गए थे? तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उस समय कई भूमि संबंधी अधिकार है वो डाले गए थे, 9वीं अनुसूची में डाले गए थे 1951 में। जो हमारा छठा मौलिक अधिकार था एक अनुच्छेद 31 में, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटाया गया था, उसे 300 में कानूनी अधिकार किया गया था। जो उस समय जमींदारी प्रथा थी उसका अंत किया गया था, बिचौलियों का अंत किया गया था,
भूमि के पट्टे जारी किए गए थे, तो बहुत सारे, जैसे कि मध्यस्थ यानी जमींदारों का अंत, पट्टों में सुधार, जोतदार का भूमि निर्धारण यानी सीलिंग निर्धारित की गई, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी तो उससे वो लेकर भूमिहीनों में बांटी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक कमेंट में देख रहा था कि सर आप सभी पे टिक मार्क कर देते हो, तो एक्सप्लेन करने के लिए सभी पे करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है वो डी है। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। 133 है कि कौन सा कृषि संकट, कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों के अंदर प्रवर्सन का एक कारण नहीं है? देखो, ये है कृषि सूखाग्रस्त होगा तो कृषि नहीं होगी, रेगिस्तान होगा, बाढ़ भी आ गई तो भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों के तीनों कारण है वो कृषि संबंधी संकट के कारण लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि नहीं है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो सकता है कि लोग इस वजह से नगरों की ओर प्रस्थान करो, गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो सकता है, लेकिन ये कृषि संबंधी कारण नहीं है। 134 सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है, तो ये तो बहुत ईजी है। हमें चंपारण सत्याग्रहण का पता है कि चंपारण है वो बिहार के अंदर 1917 के अंदर हुआ था। तो एक का चार आप देखोगे तो केवल एक ऑप्शन में है, डी के अंदर है। इसके अलावा भी अपने देख सकते हैं, मोपला है वो मालाबार में हुआ था, तेलंगाना है वो अब तो अलग राज्य ही बन चुका है, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, तेभागा बंगाल के अंदर हुआ था। आगे है कि लुईस बर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगरीयता की एक विशेषता नहीं है? नगरीयता को इन्होंने एक जीवन शैली कहा था, और क्या उनकी विशेषताएं बताई थी? तो ये देखने से पता चल जाता है कि वहां कृत्रिमता होती है, अपरिचितता होती है, अस्थिरता होती है, यानी गतिशीलता ज्यादा होती है, जीवन की गति धीमी नहीं होती है, गतिशीलता अधिक होती है। तो इस वजह से जीवन की गति धीमी नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो भाषाई आधार पर भारत में नातेदारी पैटर्न्स की चर्चा की थी, तो किसका जिक्र इन्होंने किया और किसका नहीं किया? तो इन्होंने 4 कैटेगरीज बताई थी। पूरे भारत को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। नॉर्थ इंडिया जो कि आर्य संस्कृति थी, यूरोपीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी। दक्षिण जहां द्राविड़ कल्चर था, और एक बीच का भाग जहां उत्तर और नॉर्थ जो किनशिप सिस्टम है उसका मिक्स रूप पाया जाता था। और चौथा वर्गीकरण उन्होंने किया था पूर्वोत्तर भारत में, जहां पे विविध प्रकार की जनजातियों के आधार पर नातेदारी थी। तो उत्तरी भारत में भारत यूरोपीय, दक्षिण भारत में द्राविड़ नातेदारी, और पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड नातेदारी प्रणाली, तो पूर्वी भारत में मुंडारी नातेदारी प्रणाली। तो इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था, मंगोलायड नातेदारी सिस्टम का। इन्होंने पूर्व में मुंडारी नातेदारी प्रणाली का जिक्र है वो किया था। इसके स्थान पे इन्होंने मध्य भाग का बात, इसका मध्य भारत की बात इन्होंने कही थी, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मुख्य रूप से आ जाते हैं। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इरावती कर्वे ने 1953 के अंदर अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अंदर ये 4 प्रकार के क्षेत्रों की बात की थी, उत्तरी, दक्षिण, मध्य और पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में इंडो आर्यन, और दक्षिण के अंदर द्राविडियन, मध्य क्षेत्र के अंदर मिक्स पैटर्न था, और पूर्वी क्षेत्र के अंदर मुंडारी किनशिप सिस्टम था। नेतो लोकल, एक होता है नियो लोकल। क्या होता है? नियो लोकल।
और एक होता है नेटो लोकल। नेटो लोकल, तो ये नेटो लोकल की बात करें तो नेटो लोकल एक ऐसी व्यवस्था है निवास की जिसमें पति, ये मुख्य रूप से जो केरल की मातृत्वात्मक है जनजाति नायर, उसमें पाया जाता है कि पति अपने घर पे रहता है, पत्नी अपने घर पे रहती है, लेकिन ये मातृत्वात्मक होते हैं। तो पति रात्रि को पत्नी के घर आता है और सुबह वापस चला जाता है। तो इस प्रकार की परिवार को नेटो लोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटो लोकल। तो शादी के बाद एक जोड़ा एक साथ नहीं रहते हैं, वे अपने परिवार के साथ में रहते हैं। पति आमतौर पर रात में पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं और सूर्योदय से पहले पत्नी का स्थान छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब नवविवाहित जोड़ा दूल्हे के पिता के घर रहते हैं तो पितृस्थानिक हो जाता है। जब एक नवविवाहित जोड़े के पास पति पत्नी में से किसी एक के रिश्तेदार के यहाँ रहने का विकल्प हो तो वो उभय वाला हो जाता है, और नवविवाहित जोड़ा किसी दूसरे स्थान पे रहता है तो वो नियो लोकल हो जाता है। अगर वधू के रहे तो वो मातृस्थानिक हो जाता है। 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत मानव संस्कृति के पैटर्न और सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण को निर्धारक कारक मानता है? यानी मानव संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था में पर्यावरण की स्थिति को निर्धारक मानता है, यानी पर्यावरण ही निर्धारणवादी है। तो इसे हम पर्यावरण ये निश्चयवाद कह सकते हैं कि पर्यावरण है वो निश्चय करता है कि समाज कैसा होगा, समाज कैसा होगा। थोड़ा सा लगता है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी इस सिस्टम को बोलते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। तो यहाँ पर्यावरण या निश्चयवाद की सही होने की संभावना है वो ज्यादा है। 1961 की जनगणना के अनुसार कस्बे के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसमें कुल 3 मुख्य आधार बताए गए हैं कि 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, और 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में संलग्न होती है। तो क्या हो जाएगा? 5000 आबादी है वो कस्बे के लिए होना जरूरी है। आगे है धार्मिक प्रतीकों की गहन व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई है? शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्लिफोर्ड गिर्टिज के द्वारा है। आगे क्वेश्चन है गेटेड आवासीय परिसरों, यानी जो आजकल गेटेड कम्युनिटी है, जो बंद कॉलोनियों में रहती है, किल्लेबंदी की होती है, तो उनमें अधिकांश लोग कौन रहते हैं? तो उनमें से अधिकांश लोग निम्न आय वर्ग के नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नहीं होते हैं, ज्यादातर उनमें उच्च आय वर्ग के होते हैं, और आजकल कुछ मध्यम आय वर्ग के लोग भी उनमें निवास करने लगे, मध्यम उच्च वर्ग। तो इसमें उच्च आय वर्ग ज्यादा सही है। 142 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कस्बों के अंदर सबसे अधिक मलिन बस्तियां किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। बंबई में इन मलिन बस्तियों को चाल कहा जाता है, और बंबई की धारावी भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। आगे है तेभागा तेलंगाना नक्सली भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसके द्वारा उभरकर सामने आए हैं? किसके द्वारा उभरकर सामने आए हैं? इसे हम बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा। क्या बोलते हैं? साम्यवादी, मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा इसको बोलते हैं। माओवादी विचारधारा भी इनको हम कह सकते हैं। नक्सली मुख्य रूप से इस प्रकार के आंदोलन है वो करते रहते हैं। आगे है किसी भी प्रकार के सामूहिक व्यवहार की घटना, चाहे वह दहशत, दंगे, सुधार या क्रांतिकारी आंदोलन हो, तो उसमें संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होते हैं। तो मुख्य रूप से जब हम सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, उस समय जो संरचनात्मक दबाव की बात की थी वो नील जे स्मेल्सर के द्वारा कही गई थी।
आगे है समान एक नैतिक समाज एक नैतिक घटना है। यह व्यक्ति को घेरने वाले नैतिक परिवेश से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रकार की नैतिकता की बात है वो इमाइल नारीवादी पर्यावरणवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो नारीवादी, तो वर्धा कार्य तो एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता रही है। लीला दुबे एक अंतःक्रियावादी महिला विचारक रही है। और बीना अग्रवाल ने मुख्य रूप से नारीवादी काम किया है और इन्होंने संपत्ति संबंधों को लेकर बहुत सारी चर्चा है वो की है। तो इनको हम पर्यावरणवाद के साथ है वो जोड़ सकते हैं। कौन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की प्रथम सत्र की अध्यक्ष है वो रही थी? तो एनी बसेंट 1917 के अंदर। भारत सरकार की एक पहल जो ग्रामीण भारत में किसानों तक कृषि तार और अन्य जानकारी पहुंचाती है, ई सेवा यानी इलेक्ट्रॉनिक सेवा है, ये एक इंटरनेट से संबंधित है। ई चौपाल ये भी इंटरनेट के माध्यम से गांवों तक किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाना है। जेम का अर्थ होता है जनधन, आधार और मोबाइल। तो ई चौपाल है वो इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ इंटरनेट की बात तो नहीं की जा रही है लेकिन ग्रामीण भारत में किसानों तक कृषि विस्तार और अन्य जानकारियां पहुंचाई जा रही है। तो ई चौपाल मुझे ज्यादा उचित इसमें सही आंसर है वो लग रहा है। ये कुछ आया था कि सबसे अधिक एक्टिविटीज जनजातीय ग्रुप कौन से हैं, तो इस पे चर्चा मैं नहीं करूंगा, अलग क्लास में करूंगा। अब हम जान लेते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन है वो हमें करना चाहिए। ये हमारा सिलेबस है एमपी का और इस सिलेबस के हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है। इसके अलावा अगर आप बुक्स से खुद ही स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बुक्स है वो बता देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट के लिए ये 2 बेसिक कंसेप्ट है। एक कोई ऐसी बुक नहीं है जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करे, बिल्कुल भी नहीं है, आप इस चीज को भूल जाइए। हाँ, लेकिन मैं इसमें आपको एक बुक करूंगा कि जो सबसे ज्यादा इसको कवर कर सकती है, वो है साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक। साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की एक बड़ी बुक आएगी, एमएल गुप्ता और डीडी शर्मा, एमएल गुप्ता व डीडी शर्मा, एक बड़ी बुक आएगी और ये लगभग 50% सिलेबस को कवर कर सकती है। कुछ चीजें हैं जो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं, तो पहली मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा। और इसमें आपकी ये यूनिट है वो काफी हद तक है वो कवर हो जाएगी। लेकिन आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स ये वाले हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो हैं, ये आपको वहां नहीं मिलेंगे, ये भी आपको वहां नहीं मिलेंगे। तो ये लास्ट की जो 4 यूनिट्स है या इसको भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये आपको वहां उस बुक में नहीं मिलेगी। हाँ, पहली वाली बुक ये चीजें हैं वो आपको इसमें कंप्लीट मिल जाएगी। तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर हमने 100% सिलेबस है वो करवा रखा है। 100% सिलेबस है वो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का करवा रखा है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं करवाया हुआ हो। और पिछली बार शानदार पेपर पढ़ा है इस हमारे कोर्स से और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा।
अभी एमपी सेट में भी बहुत बड़ी लगभग 90% क्वेश्चन है वो 100 में से 90 क्वेश्चन वहां से हमारे ऑनलाइन कोर्स से वो पढ़े हैं। एक बुक तो ये हो गई अपनी साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की हो गई, इससे बेसिक कंसेप्ट और कुछ हद तक ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो हद तक नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक ये हो जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और ये सोशियोलॉजिकल थियरी है, सोशियोलॉजिकल थियरी और रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इन दोनों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रावत पब्लिकेशन। इसको सजेस्ट करूंगा रावत पब्लिकेशन की पुस्तक आपको ये अच्छे तरीके से कवर करा पाएगी। एक तो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए तो आप राम आहूजा की, और या फिर आप एक राइटर और हैं हरिकृष्ण रावत की, हरिकृष्ण रावत की। इन दोनों में से दोनों अच्छी पुस्तकें हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और इसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है। इस पुस्तक इनकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है तो ये दोनों ही पुस्तकें अच्छी है, तो आप हरिकृष्ण रावत वाली देख सकते हैं। अगर पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है तो फिर हमें राम आहूजा को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हो गई। दूसरा है सोशियोलॉजिकल थिंकर। सोशियोलॉजी थिंकर के लिए ही रावत पब्लिकेशन की लेखक के नाम है एस.एल. दोषी। एस.एल. दोषी की है, उसमें उनकी कई पुस्तकें हैं जो मिलती जुलती है। उनमें से एक है नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पूरी पुस्तक का पूरा नाम है आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या नाम है? आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो उससे अपना ये सोशियोलॉजिकल थियरी वाला जो यूनिट है वो अच्छे तरीके से वो कवर हो जाएगी। ये एस.एल. दोषी की है, पब्लिकेशन रावत की है। यहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और बुक में अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जितना मैं बताता हूं उतना आप कंफ्यूज होते हैं, आप पूछते हैं कि सर एक बता दीजिए, बहुत कम बताइए। तो एक बार आप इनके लिए स्टडी कीजिए, उसके बाद अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं तो हमसे पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन बैंक अपने को चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने के लिए, एमसीक्यू हल करने के लिए। तो आप मार्केट में बहुत सारे हैं, एक यूथ का आता है, थोड़ी मिस्टेक है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक उसमें नहीं है, तो मिस्टेक है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये मैं 3-4 पुस्तकें आज मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये अमूमन आपको लेनी ही पड़ेगी। एक डिटेल वीडियो में इन फ्यूचर अगले वीक में डाल दूंगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, और फिर मैं पूरी की पूरी पुस्तक सूची आपको बता दूंगा। फिर कई सारी पुस्तकें बताऊंगा, कम से कम 10 पुस्तकें आपको बताऊंगा। तो अगर वो आप पढ़ते हो तो आपके सिलेक्शन होने की काफ़ी चांस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये मैंने मूलभूत बताया है कि जो आपको परचेज करनी पड़ेगी और ठीक ठाक सिलेबस को ये कवर कर लेगी। तैयारी किस प्रकार से करनी है, रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए, हमें इनके अलावा किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, इन सब पे हम फिर एक अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। पिछली बार जब आया था तो मैंने वो वीडियोस भी बना रखा है जिसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ बता रखा है कि कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन अपने को करना चाहिए। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, उसमें भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर बता रखा है। ये एक साहित्य भवन पब्लिकेशन हो गया, और राउत पब्लिकेशन समाजशास्त्र को समर्पित एक शानदार पब्लिकेशन है, और एस.एल. दोषी की लिखने की जो शैली है वो बहुत शानदार है। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी क्यूरीज का समाधान है वो किया जाए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।